गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम सभी लोगों का। हाँ जी, क्लास लाइव हो चुकी है। ठीक 9:49 अब हुए हैं। तारीख आपको पता है, दिस इज 15 मार्च 2022। आज 15 मार्च 2022 है। क्लास पूरी तरीके से लाइव है। आप सारे के सारे लोग जल्दी से यहाँ पर मौजूद हो जाइए और जुड़ जाइए इस लाइव क्लास में। और जैसा कि आप लोग लंबे टाइम से इंतजार कर रहे थे, ठीक है, और आप लोगों ने खून पी लिया था फोन कर करके कि हिस्ट्री की क्लास नहीं हो रही है, हिस्ट्री की क्लास नहीं हो रही है। ठीक है भाई, हिस्ट्री की क्लास कर लेते हैं, ठीक है ना। अपने लिए तो हिस्ट्री और पॉलिटी दोनों ही एक जैसे हैं। तो आ जाइए सारे के सारे लोग। हिस्ट्री की क्लास आज लगवाई गई है स्पेशली। आज भी हिस्ट्री रहेगी, कल भी हिस्ट्री रहेगी, परसों से तो 4 दिन छुट्टियां हैं होली की, आपको पता ही है। तो मैंने सोचा भाई, इतने व्याकुल हैं लोग, इतने परेशान हैं लोग, चलिए इनकी आत्मा को थोड़ा सा तृप्त कर दिया जाए ताकि होली ये चैन से मना लें। हाँ, चलिए जी, आ जाइए फटाफट से और मुझे याद दिलाइए कि हिस्ट्री में हम लास्ट कहाँ तक पहुंचे थे, कहाँ तक हमने पढ़ लिया था। बस उसी के आगे से हम कंटिन्यू करेंगे जी। हिस्ट्री में लास्ट हम कहाँ तक पहुंचे हैं, प्लीज एक बार कंफर्म कर दीजिए। कुछ लोग यहाँ पर लिखकर भेज रहे हैं पार्ट 6। भाई हिस्ट्री की क्लास है और आप अभी तक पार्ट 6 पर हैं। इसका मतलब आपके जहन पर, आपके दिमाग पर पॉलिटी का बहुत गहरा असर पड़ा है। आप हिस्ट्री की क्लास में भी पार्ट 6 याद कर रहे हैं। मुगल वंश स्टार्ट करना है, ठीक है। कहने का मतलब हम लोग फिनिश कर चुके थे दिल्ली सल्तनत, और दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, और फिर हमने पढ़ा था लोधी वंश के बारे में। बिल्कुल सही। और जैसे ही लोधी वंश समाप्त होता है, जैसे ही इब्राहिम लोधी बाबर के हाथों मारा जाता है पानीपत के पहले युद्ध में, इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, तो बस आप जानते हैं वहीं से शुरुआत होती है किसकी। हेडिंग डाल लीजिए, आज का टॉपिक हमारा रहेगा मुगल डायनेस्टी। आज हम पढ़ेंगे मुगल वंश, जो बेसिकली आप जानते हैं 1526 से लेके हम पढ़ेंगे 1707, 1707 ईस्वी तक। जी, मेडिवल इंडिया में 1526 से लेके 1707 ईस्वी तक का जो पीरियड है वो कहलाता है मुगल वंश, वो कहलाता है मुगल डायनेस्टी, जिसमें हम मुगल साम्राज्य के बारे में बात करेंगे। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं मुगल वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के द्वारा की गई थी। तो इसमें हम पहला मुगल बादशाह पढ़ते हैं बाबर, जिसका शासनकाल 1526 ईस्वी से लेके 1530 ईस्वी तक भारत में रहा। मुगल वंश की स्थापना हिंदुस्तान में, भारत में बाबर के द्वारा की गई, जिसने 1526 से लेके 1530 ईस्वी तक मुगल वंश में शासन किया, इंडिया में, हिंदुस्तान में, भारत में। यदि हम बाबर के बारे में बात करें दोस्तों, ध्यान रखेंगे बाबर का जन्म 1483 ईस्वी में तुर्की के फरगना नामक स्थान पर हुआ था। ये जो फरगना है भाई, ये आज उज्बेकिस्तान में है, लेकिन उस समय वो तुर्किस्तान का भाग था। टर्की लिख लीजिए, उज्बेकिस्तान लिख लीजिए, ट्रांस ऑक्सियाना लिख लीजिए, जो मर्जी लिख लीजिए। फरगना नाम की ही एक रियासत हुआ करती थी, वहीं पर जन्म हुआ था 1483 ईस्वी में बाबर का। इसके पिता का नाम, इसके पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा।
इसके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था, जो वंशज हुआ करता था किसका? तैमूर का। याद कीजिए, वही तैमूर जो कभी दिल्ली सल्तनत में नसीरुद्दीन महमूद के शासनकाल में 1398 ईस्वी में हिंदुस्तान आया था आक्रमण करने के लिए, दिल्ली सल्तनत पर लूटपाट करने के लिए, और यहां से लूटपाट करके और 1 लाख लोगों का कत्ल करके वापस लौटा था तैमूर। उज्बेकिस्तान में एक जगह है समरकंद, ये समरकंद का शासक हुआ करता था तैमूर, और पूर्वज हुआ करता था किसका? उमर शेख मिर्जा का। कहने का मतलब उमर शेख मिर्जा तैमूर की ही फैमिली से बिलोंग किया करता था। बाबर की माता का नाम था, इसकी मां थी कुतलुग निगार बेग। इसकी माता का नाम कुतलुग निगार बेग था। और ध्यान रखेंगे, ये जो कुतलुग निगार बेग थी, ये चंगेज खान की फैमिली से बिलोंग किया करते थे। सुरजीत पूछ रहा है, सर क्या बाबर भारत अकेला आया था या सेना लेकर आया था? मेरे भाई, अकेला आता तो पानीपत का युद्ध कैसे जीतता? है ना, सेना लेकर आया था भाई, 12,000 सैनिकों के साथ आया था बाबर हिंदुस्तान में। ऐसा कैसे हो सकता है कि वो अकेला आएगा और पानीपत के युद्ध में उस सेना को हरा देगा इब्राहिम लोदी की, जिसके पास 1 लाख सैनिक हैं? भैया, वो बाबर था, बाहुबली नहीं। ये काम बाहुबली कर सकता है, लेकिन बाबर के बस की नहीं है। सेना लेकर आया था डेफिनेटली, है ना। अब तू थोड़ी देर में ये मत पूछने लगी हो कि सर उसने वीजा लगवाया था भारत का या नहीं लगवाया था, क्योंकि अब तेरे क्वेश्चंस आगे के क्या होंगे वो मैं समझ चुका हूं। थोड़ी देर में बोलेगा सर पैंट पहन के आया था या धोती। कुतलुग निगार बेग, कुतलुग निगार बेग ये बाबर की माता का नाम था, जो बिलोंग किया करती थी चंगेज खान की फैमिली से। कहने का मतलब इसकी माता एक मंगोल थी और इसका पिता एक तुर्क उमर शेख मिर्जा। जब ये जो उमर शेख मिर्जा है, ये फरगना का शासक हुआ करता था और फरगना में ही रूल किया करता था। लेकिन जब उमर शेख मिर्जा की आयु, सॉरी, जब बाबर की आयु मात्र 11 वर्ष थी, व्हेन ही वॉज जस्ट 11 ईयर्स ओल्ड, तो सिर्फ 11 वर्ष की आयु में ही इसके पिता उमर शेख मिर्जा की डेथ हो गई। कहने का मतलब 1494 ईस्वी में उमर शेख मिर्जा की डेथ हुई और मात्र 11 साल की उम्र में ही बाबर बिकेम द रूलर ऑफ फरगना। बाबर फरगना का शासक बना। लेकिन मात्र 11 वर्ष की आयु में बाबर फरगना का शासक तो बन गया, लेकिन वो तो केवल एक बच्चा था, वो तो केवल एक बालक था। इसी चीज का फायदा उठाकर आसपास जितने भी शासक थे सबने उस पर आक्रमण किया और मजबूरन बाबर को फरगना छोड़कर वहां से भागना पड़ा। बाबर फरगना छोड़कर वहां से भागा और इसने जाकर अधिकार किया किस पर? समरकंद पर, जो कि शैबानी खान के अधिकार में था। और लेकिन इसे समरकंद में भी सफलता नहीं मिली और सरेपुल के युद्ध में शैबानी खान ने इसे पराजित करके वहां से भी निकाला। बाबर ने अपने जीवन की पहली सफलता 1504 ईस्वी में हासिल की, जब इसने अधिकार किया अफगानिस्तान के काबुल और कंधार पर। ये तो आप जानते होंगे भाई, काबुल तो अफगानिस्तान की राजधानी है और अफगानिस्तान में ही एक और शहर है जो कहलाता है कंधार। बाबर ने 1504 ईस्वी में काबुल और कंधार पर अधिकार किया और जब इसने काबुल और कंधार पर अधिकार किया तो इसे लगा नाउ ही बिकेम अ स्टेबल रूलर। इसने काबुल को अपनी राजधानी बनाया और काबुल में ही शासन करना शुरू किया। इसे लगा कि अब इसे स्थिरता मिल चुकी है, अब ये स्टेबल हो चुका है, इसीलिए काबुल में ही 1507 ईस्वी में बाबर टुक द टाइटल ऑफ, बाबर ने उपाधि धारण की किसकी? बादशाह या बादशाह की। पंद्रह सौ सात ईस्वी में इसने बादशाह या बादशाह की उपाधि धारण की।
अभी तक इसकी पैतृक उपाधि चली आ रही थी मिर्जा। इसका नाम था जहीरुद्दीन बाबर या जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर मिर्जा। लेकिन इसने अपने नाम से मिर्जा शब्द हटाकर मिर्जा के स्थान पर बादशाह या बादशाह की उपाधि धारण की और यह बन गया जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर बादशाह। और ध्यान रखेंगे, बाबर के बाद हम जितने भी मुगल एम्परर्स के बारे में पढ़ेंगे, हम जितने भी मुगल बादशाहों के बारे में पढ़ेंगे, वो सारे के सारे ही क्या कहलाएंगे? बादशाह कहलाएंगे। भाई बादशाह या पादशाह का मतलब ही क्या होता है? अस्टेबल रूलर, एक स्थिर शासक को ही कहा जाता है बादशाह। लंबे समय तक बाबर ने काबुल और कंधार में ही शासन किया, लेकिन यहां पर भी स्टेबिलिटी ना मिल पाने के कारण, इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाने की वजह से बाबर को मजबूरन हिंदुस्तान की तरफ रुख करना पड़ा। और आप जानते हैं, बाबर ने हिंदुस्तान में अपना सबसे पहला आक्रमण, फर्स्ट अटैक इन इंडिया, लिखेंगे भारत में प्रथम आक्रमण बाबर ने 1519 ईस्वी में किया इन बाजौर, एक किले पर जो कहलाता था भेरागढ़ फोर्ट, लिखेंगे भेरागढ़ का किला। बाबर ने हिंदुस्तान में अपना सबसे पहला आक्रमण 1519 ईस्वी में किया, जो इसने बाजौर नामक स्थान पर भेरागढ़ के किले पर किया। और ध्यान रखेंगे, इसी में बाबर ने सबसे पहले कैनन्स या तोपों का इस्तेमाल किया। भारत में सबसे पहले तोपें और गोला बारूद लेकर आक्रमण करने वाला ही शासक कौन था? बाबर। ये बाबर का भारत में सबसे पहला अटैक माना जाता है, ये सबसे पहला आक्रमण माना जाता है। और इसी में बाबर ने तोपें और गोला बारूदों का भी इस्तेमाल किया था। इसके बाद एक के बाद एक बाबर ने और 3 आक्रमण किए। कहने का मतलब, भारत में बाबर के आक्रमणों की संख्या कुल कितनी हो चुकी थी? 4 हो चुकी थी। लेकिन आप जानते हैं इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद भारत में बाबर के द्वारा मुगल वंश की स्थापना तब की गई जब बाबर ने 1526 में बाबर का हिंदुस्तान में 5वां आक्रमण माना जाता है 1526 में हुआ, लिखेंगे फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। या पानीपत का प्रथम युद्ध। बाबर और लोदी वंश के आखिरी सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत का प्रथम युद्ध। और हम जानते हैं इसी युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित कर उसकी हत्या की एंड ही फाउंडेड मुगल डायनेस्टी इन इंडिया। और इसने भारत में मुगल वंश की स्थापना की। सर जी इसकी तारीख भी पूछ ली जाती है? अच्छा प्लीज बताना। ले भाई ऐश कर तू। 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत का पहला युद्ध, जिसमें बाबर और इब्राहिम लोदी आमने सामने हुए। इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। युद्ध भूमि में ही इब्राहिम लोदी की हत्या कर दी और हिंदुस्तान में स्थापना की मुगल साम्राज्य की। और क्योंकि ये लाइफ की सबसे बड़ी जीत थी,
इसी के उपलक्ष्य में बाबर ने पानीपत में दो चीजें बनवाई। इसने पानीपत में काबुली बाग और काबुली मस्जिद का निर्माण करवाया। बाबर ने पानीपत में ही बनवाई काबुली बाग और काबुली मस्जिद। और इसके बाद ये काबुल और कंधार वापस लौटा। वहां जाकर इसने जश्न मनाया, चांदी के सिक्के जारी करवाए, काबुल के हर एक नागरिक को एक एक चांदी का सिक्का उपहार में भी दिया, क्योंकि अथाह संपत्ति लूटी थी। किससे? इब्राहिम लोदी से, लोदियों से। और सब कुछ सेलिब्रेशन करने के बाद ये वापस लौटा। और आप जानते हैं हिंदुस्तान में मुगलों की सबसे पहली राजधानी बनी आगरा। उत्तर प्रदेश में है आगरा, ये आप जानते हैं। तो मुगलों की भारत में सबसे पहली राजधानी बनी आगरा। मुगल साम्राज्य की सबसे पहली राजधानी बनी आगरा। नोट कर लीजिए। इसके बाद अगले ही साल 1527 ईस्वी में बाबर ने लड़ा, लिखिए, बैटल ऑफ खानवा या खानवा का युद्ध, जो लड़ा गया बाबर और मेवाड़ के शासक राणा सांगा के बीच। राणा सांगा का नाम आपने सुना होगा, जिसका वास्तविक नाम था संग्राम सिंह। ये मेवाड़ का रूलर था। पंद्रह सौ सत्ताईस ईस्वी में लड़ा गया खानवा का युद्ध या बैटल ऑफ खानवा, बाबर और राणा सांगा के बीच। भाई जब बाबर हिंदुस्तान में आया था तो आप जानते होंगे इब्राहिम लोदी के ही दो चाचा हुआ करते थे, दौलत खान लोदी और आलम खान लोदी। तो दौलत खान लोदी के द्वारा ही बाबर को इनवाइट किया गया था और कहा गया था कि आप इब्राहिम लोदी पर अटैक कीजिए। और इधर मेवाड़, भाई मेवाड़ राजस्थान में है, ठीक है। तो उस समय मेवाड़ का शासक राणा सांगा या संग्राम सिंह हुआ करता था। जब राणा सांगा को पता चला कि बाबर इब्राहिम लोदी पर अटैक करना चाहता है, तो राणा सांगा ने भी बाबर से वादा किया था कि जब वो इब्राहिम लोदी पर अटैक करने के लिए जाएगा तो उसने कहा कि मैं अपनी सेना लेकर मदद करने के लिए आऊंगा। लेकिन ये मदद करने के लिए पहुंचा नहीं था बाबर के। 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध लड़ा गया बाबर और राणा सांगा के बीच में, जिसमें बाबर डिफीटेड राणा सांगा, लिखेंगे, जिसमें बाबर ने राणा सांगा को पराजित किया। और इसी युद्ध को जीतने के बाद बाबर टुक द टाइटल ऑफ गाजी,
और इसी युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि ली। बाबर टुक द टाइटल ऑफ गाजी, बाबर ने इसी युद्ध को जीतने के बाद गाजी की उपाधि ली। इसी के अगले साल या लिखेंगे 1527-28 में ही बनवाई गई बाबरी मॉस्क्यू या बाबरी मस्जिद। और हम सब जानते हैं कहां पर, अयोध्या में। वही स्थान जिस स्थान को श्री राम जन्मभूमि माना जाता है, श्री राम जन्मस्थली माना जाता है। 1527-28 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया गया, जो बाबर के ही सेनापति मीर बाकी के द्वारा बनवाई गई थी। इसका निर्माण बाबर ने नहीं, बाबर के सेनापति ने करवाया था, जिसका नाम था मीर बाकी। अगले ही साल 1528 ईस्वी में बाबर ने लड़ा बैटल ऑफ चंदेरी। चंदेरी का युद्ध, बैटल ऑफ चंदेरी या चंदेरी का युद्ध, जो कि बाबर और मालवा के शासक मेदनी राय के बीच लड़ा गया। मालवा का शासक हुआ करता था मेदनी राय। चंदेरी के युद्ध में भी बाबर डिफीटेड एंड किल्ड मेदनी राय। इस युद्ध में भी बाबर ने मेदनी राय को पराजित करके उसकी हत्या की। क्वेश्चन पूछते हैं कि बताइए बाबर ने सबसे पहले जौहर कब देखा था? जब उसने मेदनी राय पर अटैक किया और मेदनी राय को पराजित करके उसकी हत्या की, तो बाबर के सैनिक मेदनी राय के महल की तरफ बढ़े, तो मेदनी राय के महल में जितनी भी स्त्रियां थी उन सब ने एक साथ आग में कूदकर आत्मदाह कर लिया, सुसाइड कर लिया। और ध्यान रखेंगे इसी युद्ध के दौरान बाबर ने सबसे पहले देखा जौहर। और आप जानते ही हैं भाई, महिलाओं के द्वारा सामूहिक रूप से आत्मदाह कर लेना ही क्या कहलाता था? जौहर कहलाता था। इसी के अगले साल भाई बाबर ने अफगानों को हराकर हिंदुस्तान में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। अफगान कौन थे? हम सब जानते हैं, लोदी वंश या लोदी डायनेस्टी। इसीलिए अफगानों ने अपनी सेना को एक बार फिर से एकजुट किया और एक बार फिर से कोशिश की बाबर के खिलाफ, और 1529 ईस्वी में लड़ा गया बैटल ऑफ घाघरा। घाघरा का युद्ध जो लड़ा गया बाबर और अफगानों के बीच, जिसमें अफगानों का नेतृत्व कर रहा था इब्राहिम लोदी का चचेरा भाई महमूद लोदी। और ध्यान रखेंगे इस युद्ध में भी बाबर डिफीटेड अफगान। इस युद्ध में भी बाबर ने अफगानों को पराजित किया। लेकिन इस युद्ध की खास बात यह है, आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि बताइए मुगल साम्राज्य का वो कौन सा युद्ध था जो जल और थल दोनों में लड़ा गया था? तो ध्यान रखेंगे बैटल ऑफ घाघरा। ये जल और थल दोनों पर लड़ा गया था। घाघरा का युद्ध ये कहलाता है। और इसमें भी बाबर विजयी हुआ था, अफगानों की पराजय हुई थी। लेकिन आप जानते हैं इसके बाद बाबर सरवाइव नहीं कर पाया और मात्र 47 वर्ष की आयु में ही
एट द एज ऑफ 47 ईयर्स। लिखेंगे इन 1530 बाबर डाइड इन आगरा। लिखेंगे आगरा में बाबर की मृत्यु हुई। 1530 ईस्वी में बाबर डाइड इन आगरा, बाबर की आगरा में मृत्यु हुई। बाबर की अंतिम इच्छा यह थी कि उसके मरने के बाद उसे काबुल में दफनाया जाए, लेकिन जब बाबर मरा तो इनिशियली इसे आगरा के आराम बाग में दफनाया गया। आगरा के आराम बाग में दफनाया गया बाबर को, लेकिन आगे चलकर इसकी अंतिम इच्छा को पूरा किया गया और इसका मकबरा, इसका टॉम्ब या इसका मकबरा बनवाया गया। कहां पर? अफगानिस्तान के काबुल में। और इसकी कब्र से इसके ताबूत को निकालकर, इसके शव या अस्थियों को निकालकर कहां भेज दिया गया? काबुल भेज दिया गया। तो वर्तमान में अफगानिस्तान के काबुल में है बाबर का मकबरा। टॉम्ब ऑफ बाबर इज इन काबुल। इसके बाद लिखेंगे बाबर रोट हिज ऑटोबायोग्राफी। बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी। आप सब जानते होंगे भाई, आत्मकथा ही क्या कहलाती है? ऑटोबायोग्राफी कहलाती है। बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी जो कहलाती है तुजू के बाबरी। तुजू के बाबरी या बाबरनामा। इसे बाबर के द्वारा तुर्क भाषा में लिखा गया था, टर्किश लैंग्वेज में। लेकिन जब भारत का मुगल बादशाह था अकबर, तो अकबर के शासनकाल में हम सब जानते हैं इसका फारसी में अनुवाद किया था अब्दुल रहीम खान खाना ने। तो ध्यान रखेंगे, अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा, अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा बाबर नामा का अनुवाद पर्शियन लैंग्वेज यानी कि फारसी भाषा में किया गया था। नोट कर लेंगे फटाफट से।
नोट कीजिए। बाबर के चार पुत्र थे। बाबर के चार बेटे थे, जिनमें सबसे बड़ा बेटा था हुमायूं। इसीलिए बाबर ने मरने से पहले अपने सबसे बड़े बेटे हुमायूं को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। और आप जानते हैं, बाबर के बाद या बाबर की मृत्यु के बाद भारत का अगला मुगल बादशाह बना इसी का बड़ा पुत्र, जिसका नाम था हुमायूं। 1530 ईस्वी से लेके 1540 और फिर 1555 से 1556 भारत का अगला मुगल बादशाह बना हुमायूं। शासनकाल देखकर ही पता चल रहा है कि पहले इसने 10 वर्ष शासन किया, लेकिन उसके बाद 15 साल का गैप, क्योंकि 10 साल के बाद इसे शेर शाह सूरी के द्वारा पराजित किया गया था। इसे हिंदुस्तान से बाहर भागना पड़ा था। और आप जानते हैं, 15 वर्ष तक संघर्ष करने के बाद ही इसने दोबारा से मुगल वंश की स्थापना की थी। लेकिन कुछ ही महीनों तक शासन कर पाया था कि 1556 में ये एक्सीडेंटली मारा गया, यानी कि दुर्घटना से इसकी डेथ हो गई थी। हेडिंग डाल लीजिए। अब हम बात करते हैं हुमायूं के बारे में। लिखिए, हुमायूं वॉज born in 1508 इन काबुल। हुमायूं का जन्म 1508 ईस्वी में काबुल में हुआ। हुमायूं वॉज born in 1508 इन काबुल। हुमायूं का जन्म 1508 ईस्वी में काबुल में हुआ था। और जैसा कि मैंने आपको बताया, ये बाबर का सबसे बड़ा पुत्र था। बाबर के चार बेटे थे, जिनमें सबसे बड़ा ही बेटा था हुमायूं। दूसरा पुत्र था कामरान। तीसरा पुत्र अस्करी। और चौथा था हिंदाल। बाबर ने मरने से पहले अपने बड़े पुत्र हुमायूं को अपने पास बुलाया और उसे अपने बाद अगला मुगल बादशाह घोषित किया। लेकिन हुमायूं को आदेश दिया कि मेरे मरने के बाद आप चारों के चारों भाई सिंहासन के लिए आपस में लड़ाई नहीं करेंगे, सिंहासन के लिए नहीं लड़ेंगे। बाबर ने हुमायूं से कहा कि मेरे मरने के बाद आप मुगल साम्राज्य को तीनों भाई आपस में बराबर बराबर बांट लीजिएगा। क्योंकि हुमायूं बाबर का अपने पिता का आज्ञाकारी पुत्र था, इसीलिए उसने अपने पिता की बात मानी और एक ऐसा साम्राज्य जिसे स्थापित हुए अभी कुछ ही समय हुआ था, उसका विभाजन कर दिया। किसने? हुमायूं ने। और इसी का खामियाजा इसे भुगतना पड़ा, क्योंकि आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि हुमायूं को विरासत में एक कमजोर साम्राज्य मिला।
हुमायूं ने अपना पहला आक्रमण 1531 ईस्वी में कालिंजर के किले पर किया। यह हुमायूं का सबसे पहला आक्रमण माना जाता है जो इसने कालिंजर के किले पर किया था, जिस समय कालिंजर का शासक हुआ करता था प्रताप रुद्रदेव। पंद्रह सौ 31 ईस्वी में भाई जब बाबर के मरने के बाद हुमायूं भारत का अगला मुगल बादशाह बन गया, तो इसने अपना सबसे पहला आक्रमण कालिंजर के किले पर किया, जिस समय वहां का शासक प्रताप रुद्रदेव हुआ करता था। इसके बाद अगले ही साल 1532 ईस्वी में महमूद लोदी के साथ इसकी भिड़ंत हुई बैटल ऑफ दोहरिया में। अगले ही साल लड़ा गया दोहरिया का युद्ध। जो कि हुमायूं और बाबर के ही इब्राहिम लोदी के ही चचेरे भाई महमूद लोदी के बीच लड़ा गया। और ध्यान रखेंगे इसी युद्ध में हुमायूं डिफीटेड महमूद लोदी। इस युद्ध में बाबर ने महमूद लोदी को पराजित किया, लेकिन जिस समय हुमायूं मुगल साम्राज्य में शासन कर रहा था, आगरा में रूल कर रहा था, उस समय बिहार में शासन कर रहा था शेर खान नाम का शासक। ये वही शेर खान है जो आगे चलकर शेर शाह सूरी कहलाएगा। ये शेर खान हमेशा मुगलों को हिंदुस्तान से बाहर निकालने की स्ट्रेटेजी बनाया करता था भाई, क्योंकि वो भी एक अफगान था। और स्वाभाविक सी बात है, अफगानी तो यही चाहते थे कि हिंदुस्तान में तुर्कों का नहीं अफगानों का शासन हो, इसीलिए वो भी मुगलों को हिंदुस्तान से निकालना चाहता था। ये बिहार का शासक हुआ करता था और रहा करता था चुनारगढ़ में। इसी शेर खान को मारने के उद्देश्य से 1532 ईस्वी में लिखेंगे हुमायूं अटैक्ड चुनारगढ़। हुमायूं के द्वारा चुनारगढ़ पर आक्रमण किया गया। हुमायूं अपनी सेना लेकर गया और इसने जाकर चुनारगढ़ का घेरा डाला या चुनारगढ़ को चारों तरफ से घेरा। जब इसने चुनारगढ़ का घेरा डाला तो भाई अंदर शेर खान था। 6 महीने तक घेरा डालकर रखा, ना तो शेर खान बाहर निकल कर आया और ना ही हुमायूं अंदर प्रवेश कर पाया। फिर हार कर शेर खान ने अपने बेटे को हुमायूं की सेवा में भेजा एक टुकड़ी के साथ, और हुमायूं के साथ संधि कर ली। और हुमायूं बेचारा भोला भाला शेर खान की बातों में भी आ गया और अपनी सेना को उसने वहां से वापस लौटा लिया। इतिहासकार कहते हैं कि भाई गलती की थी हुमायूं ने, गया भी 6 महीने भी लगाए, लेकिन फिर भी शेर खान को मारे बिना ही वापस लौट आया। अब हुमायूं का ध्यान शेर खान से हट चुका था, लेकिन धीरे धीरे बहुत शक्तिशाली हो चुका था शेर खान और मुगलों पर अटैक करने की योजना बना रहा था। इसीलिए हुमायूं ने एक बार फिर से चुनारगढ़ का घेरा डाला 1538 में। लिखेंगे चुनारगढ़ पर द्वितीय आक्रमण। सेकंड अटैक ऑन चुनारगढ़ या चुनारगढ़ पर द्वितीय आक्रमण 1538 ईस्वी में किया गया। इस बार हुमायूं पूरी इंतजामात के साथ गया था। हुमायूं अपनी सेना लेकर गया और जाकर इसने अधिकार कर लिया चुनारगढ़ के किले पर। चुनारगढ़ के किले के अंदर ये प्रवेश कर गया
और इसने अधिकार कर लिया चुनारगढ़ पर। लेकिन शेर खान इसे नहीं मिला क्योंकि वो पहले ही वहां से निकल चुका था बंगाल की तरफ। हुमायूं भी पीछा करते करते बंगाल पहुंचा, लेकिन बंगाल के गौड़ नामक स्थान को पहले ही तबाह कर चुका था शेर खान। कहने का मतलब यह था, स्ट्रेटेजी से, अपनी योजना से शेर खान ने हुमायूं को आगरा से कहां तक बुला लिया, बंगाल तक बुला लिया। लेकिन फिर भी हाथ नहीं आया किसके, हुमायूं के। अब हुमायूं के पास कोई चारा नहीं था सिवाय अपनी थकी हारी सेना को लेकर वापस लौटने के। बस फिर क्या था, हुमायूं अपनी सेना को लेकर बंगाल से वापस लौट रहा था, तो रास्ते में बिहार में ही बक्सर के पास चौसा नामक स्थान पर शेर खान इसका इंतजार कर रहा था। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, 1539 में लड़ा गया एक प्रसिद्ध युद्ध जो कहलाता है बैटल ऑफ चौसा, या लिखेंगे चौसा का युद्ध, जो कि हुमायूं और शेर खान के बीच लड़ा गया। हाँ जी, माफ कीजिए, जरूरी कॉल आ गई थी, हमारे प्रिय पीयूष वार्ष्णेय सर की कॉल। इनकी कॉल को पिक ना करना मतलब है मुगलिया सल्तनत के खिलाफ बगावत कर देना। जी, बैटल ऑफ चौसा, चौसा का युद्ध लड़ा गया 1539 ईस्वी में, जिसमें लिखेंगे शेर खान डिफीटेड हुमायूं, जिसमें शेर खान ने हुमायूं को पराजित किया। और हुमायूं को पराजित करने के बाद ही टुक द टाइटल ऑफ शेर शाह, इसने शेर शाह की उपाधि धारण की। ही टुक द टाइटल ऑफ शेर शाह, इसने शेर शाह की उपाधि धारण की।
किसी तरीके से हुमायूं अपनी जान बचाकर भागा चौसा के युद्ध से, लेकिन अगले ही साल एक बार फिर से शेर खान ने या शेर शाह ने अटैक किया हुमायूं पर और लड़ा गया बैटल ऑफ बिलग्राम या बैटल ऑफ कन्नौज। बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध 1540 ईस्वी में एक बार फिर से युद्ध लड़ा गया, बैटल ऑफ बिलग्राम या बैटल ऑफ कन्नौज। किस किस के बीच? शेर शाह और हुमायूं के बीच। और ध्यान रखेंगे इसी युद्ध में शेर शाह डिफीटेड हुमायूं एंड फाउंडेड सूरी डायनेस्टी इन इंडिया। इसी युद्ध में शेर शाह ने हुमायूं को पराजित करके हिंदुस्तान में सूर वंश की स्थापना की और यही शेर शाह कहलाया। आप सब जानते हैं शेर शाह सूरी, यही कहलाया शेर शाह सूरी। इस युद्ध में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को पराजित करके भारत में सूरी डायनेस्टी या सूरवंश की स्थापना की और इधर हुमायूं का जो मुगल साम्राज्य था वो उसे छीन लिया गया। अगले ही साल 1541 ईस्वी में हुमायूं ने हमीदा बानो बेगम के साथ विवाह किया, जो कि इसके छोटे भाई हिंदाल के गुरु की बेटी थी हमीदा बानो बेगम। और हमीदा बानो बेगम से विवाह करके राजस्थान के अमरकोट नामक स्थान पर हुमायूं का एक मित्र रहा करता था जिसका नाम था राजा वीरसाल। इसके बाद हुमायूं राजा वीरसाल की शरण में गया। कहां पर? राजस्थान के अमरकोट में। राजस्थान के अमरकोट में सर पीयूष सर बोल रहे थे आप गाना बहुत अच्छा गाते हैं। तो भाई अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते होंगे तो आपने असंख्य गाने सुने होंगे मेरे इंस्टाग्राम पे, और अगर फॉलो नहीं करते हैं तो जल्दी से कर लीजिए, फिर तो ये आपने भी गुनाह कर दिया। राजस्थान के अमरकोट का राजा वीरसाल हुमायूं का मित्र हुआ करता था। हुमायूं उसी से मदद लेने के लिए उसी की शरण में गया। और दोस्तों ध्यान रखेंगे वहीं पर राजस्थान के अमरकोट नामक स्थान पर ही हुमायूं के पुत्र का जन्म हुआ 1542 ईस्वी में। कहने का मतलब हिंदुस्तान का अगला मुगल बादशाह पैदा हुआ, अकबर। लिखेंगे अकबर वॉज बॉर्न। क्वेश्चन पूछते हैं अकबर का जन्म कहां पर हुआ था? अकबर का जन्म कहां पर हुआ था? तो ध्यान रखेंगे राजस्थान के अमरकोट में जन्म हुआ था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का। आईडी क्या है सर आपकी? ये तीसरा गुनाह कर दिया भाई तुमने। इतने दिन से आप मुझसे पढ़ रहे हैं और ऐसा कैसे कर दिया आप लोगों ने कि आप लोगों ने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा। भाई जब जैकनील फर्नांडिस को तुम फॉलो कर सकते हो, है ना, जब तुम नोरा फतेह अली खान को फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, तो मैं तो फिर भी भाई साहब काम का आदमी हूं। वो तो केवल मनोरंजन के लोग हैं, मैं तो काम का आदमी हूं, तो मुझे तो फॉलो करना सबसे पहले बनता है।
इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कीजिएगा, मेरा पेज आपको मिलेगा अभिषेक_सुमन_हिस्ट्री के नाम से। और फेसबुक पेज आपको मिलेगा अभिषेक सुमन सर के नाम से। हाय रे, इतनी मेहनत करते हैं हम लोग आपके लिए, है ना। इतना कुछ हम आपको सिखा रहे होते हैं, पढ़ा रहे होते हैं। सर आप छुट्टी बहुत करते हैं। हाँ भाई, आपको ऐसा लगता होगा कि हम छुट्टी बहुत करते हैं, और आपको ऐसा भी लगता होगा कि हम केवल आप ही का बैच पढ़ाते हैं, लेकिन आपको असलियत कहाँ पता है भाई। सर आप उत्तराखंड में गए थे? जी हाँ, बिल्कुल गए हैं हम उत्तराखंड में, कई बार गए हैं। 1542 ईस्वी में अकबर का जन्म हुआ। इसके बाद हुमायूं सिखों के दूसरे गुरु गुरु अर्जुन देव से मिलने के लिए गया। आप सब जानते हैं सिखों के दूसरे गुरु हुए हैं गुरु अर्जुन देव। लिखेंगे इसके बाद हुमायूं गुरु अर्जुन देव से आशीर्वाद लेने गया। आफ्टर दैट हुमायूं वेंट टू गुरु अर्जुन देव टू टेक हिज ब्लेसिंग्स। इसके बाद हुमायूं गुरु अर्जुन देव से आशीर्वाद लेने गया। और गुरु अर्जुन देव से आशीर्वाद लेने के बाद ही डिसाइडेड कि अभी तक जितनी भी गलतियां करी हैं, अब उन्हें करेक्ट करना है और फिर से मुगल साम्राज्य की स्थापना करनी है। सबसे पहले 1545 ईस्वी में हुमायूं ने जाकर अधिकार किया अफगानिस्तान के काबुल पर। इसके बाद काबुल को ही अपनी राजधानी बनाकर भाई मैंने यहां पे गुरु अर्जुन देव लिख दिया है, ठीक है, लेकिन शायद मैंने बोल दिया गुरु अंगद देव है ना। इसको गुरु अंगद देव कर लीजिएगा। सिखों के दूसरे गुरु हुए हैं गुरु अंगद देव, मैंने अर्जुन देव लिख दिया यहां पर। तो सिखों के दूसरे गुरु गुरु अंगद देव से आशीर्वाद लेने गया हुमायूं। आशीर्वाद लेने के बाद इसने सबसे पहले 1545 ईस्वी में काबुल पर अधिकार किया और लंबे समय तक काबुल में ही अपनी सेना को एकजुट किया, इकट्ठा किया, और डिसाइड किया कि जैसे ही हिंदुस्तान में सूरी डायनेस्टी कमजोर होगी तो बस ये रुख करेगा हिंदुस्तान की तरफ और आक्रमण कर देगा। लंबे समय तक काबुल में इंतजार करने के बाद 1554 ईस्वी में पहले इसने पेशावर पर अधिकार किया। आप जानते होंगे पाकिस्तान में है पेशावर। उसके बाद 1555 ईस्वी में इसने अधिकार किया लाहौर पर। लाहौर पार करके यह पंजाब की सीमा में आ चुका था। यहीं पर 1555 ईस्वी में लड़ा गया पहले बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा। मच्छीवाड़ा का युद्ध, जो कि हुमायूं की सेना और पंजाब के दो सूबेदार जिनके नाम थे तातार खान और नसीब खान के बीच लड़ा गया। और इस युद्ध में हुमायूं ने तातार खान और नसीब खान को पराजित किया।
इसके बाद 1555 में ही पंजाब के सरहिंद नामक स्थान पर लड़ा गया बैटल ऑफ सरहिंद या सरहिंद का युद्ध हुमायूं और सूरी डायनेस्टी या सूरवंश के अंतिम शासक के बीच, जिसका नाम था सिकंदर सूरी। हुमायूं और सिकंदर सूरी के बीच लड़ा गया बैटल ऑफ सरहिंद या सरहिंद का युद्ध। बैटल ऑफ सरहिंद या सरहिंद का युद्ध, जिसमें हुमायूं ने सिकंदर सूरी को पराजित करके एक बार फिर से हिंदुस्तान में मुगल वंश की स्थापना की। लेकिन दोस्तों, ध्यान रखेंगे कुछ ही महीनों तक हुमायूं शासन कर पाया कि दिल्ली में अपने ही पुस्तकालय की सीढ़ियों से नीचे गिर जाने के कारण 1526 ईस्वी में हुमायूं की मृत्यु हुई दिल्ली में। क्वेश्चन भी पूछते हैं, बताइए सीढ़ियों से गिरकर मरने वाला मुगल बादशाह कौन है? हुमायूं। हुमायूं को दफनाया गया है दिल्ली के हुमायूंस टॉम्ब में, हुमायूं के मकबरे में, जिसे बनवाया गया था इसकी पत्नी के द्वारा, जिसका नाम था हाजी बेगम। हुमायूं की एक पत्नी जिसका नाम हाजी बेगम था, उसी ने बनवाया था हुमायूंस टॉम्ब, हुमायूं का मकबरा। और ध्यान रखेंगे हुमायूं की जीवनी, हुमायूं की जीवनी कहलाती है हुमायूंनामा। हुमायूं की जीवनी कहलाती है हुमायूंनामा, जिसको लिखा था हुमायूं की बहन ने, जिसका नाम था गुलबदन बेगम। लिखिए गुलबदन बेगम। हाँ, दैट्स ऑल अबाउट हुमायूं। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगली क्लास में यानी कि कल आपसे मुलाकात होगी और कल हम बात करेंगे शेर शाह सूरी के बारे में और शुरुआत करेंगे जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के बारे में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।